ओके सपना। सो जी सर। ये बताइए कि आप जो है करंटली वर्किंग है एसबीआई में, राइट? नहीं सर, सीजीडीए में ऑडिटर हैं सर। ओके। अच्छा, आप डिप्टी मैनेजर नहीं है? नहीं सर, सीजीडीए में मेरे फादर डिप्टी मैनेजर हैं एसबीआई में। ओके ओके ओके। अच्छा, सपना, आप रिसेंटली सिलेक्टेड भी हैं या जी सर, सिलेक्टेड? 64th बीपीएससी में एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर चयन हुआ है सर। 64th में? जी सर। ओके ग्रेट। तो सपना ये बताइए, आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की थी और कब की थी? सर मैंने 2006 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बेगूसराय से केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है सर। ओके, 2006 में। और जी उसके बाद सर क्या करते? सर, मैं 2012 से सीजीडीए में ऑडिटर हूँ और 64 बीपीएससी में मेरा सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुआ है और अभी सर मैं आपके सामने मॉक के लिए प्रस्तुत हूँ। ओके ग्रेट। आप ये बताइए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ से आप क्या समझते हैं? सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ से तात्पर्य है कि कोई भी पर्सन स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा कितना उसका बेहतर है। ओके, तो क्या इंडिया ऐसे पोजीशन पे है कि हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की? सर, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है क्वालिटी ऑफ लाइफ की भारत में। ओके, कुछ एग्जांपल देंगे आप? जी सर, जैसे केरल देखें तो केरल एचडीआई के इंडेक्स में बहुत ऊंचे स्तर पे है, नंबर 1 पे हमेशा रहता है, और बिहार को देखें तो सबसे लास्ट में रहता है सर। ओके। और सपना, आप ये बताइए कि आज से 20 साल पहले की महिला में और आज की महिला में बेसिक डिफरेंसेस क्या नजर आती है? सर, आज से 20 साल पहले महिलाओं की स्थिति देखें तो आज के सापेक्ष बहुत कमजोर थी। वो आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर थी, सोशियली भी बहुत बैकवर्ड थी और पॉलिटिकली भी। और अभी के संदर्भ में देखें तो शिक्षा का स्तर बढ़ा है सोशियली में, और फिर आर्थिक स्तर भी उनका उन्नत हुआ है, क्योंकि विभिन्न योजनाओं, सरकारी योजनाओं के तहत बिहार में ही देखें तो सर कई योजनाएं, जैसे पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन और शिक्षा में या सरकारी नौकरी में 35% रिजर्वेशन के कारण बहुत सारी महिलाएं जागरूक हुई हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। तो बहुत अंतर है। फिर देखिए सर, सोशल मीडिया के कारण भी महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। पहले मोबाइल और इंटरनेट का इतना प्रचार नहीं था तो महिलाएं बहुत कुछ जान नहीं पाती थी। अब वो सर इनके माध्यम से भी बहुत अपने अधिकार को जान रही हैं और जागरूक हो रही हैं, सशक्त भी हो रही हैं सर। ओके, ये बताइए कि भ्रूण हत्या आप जानती हैं? जी बिल्कुल सर। भ्रूण हत्या में कहा जाता है कि इक्वल रोल होता है वुमेन का भी, और कई बार ये कहा जाता है कि भ्रूण हत्या में वीमेन का ज्यादा रोल होता है एज कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट। सपना, आपका इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक पुअर है। नमिता? सर, इनका इंटरनेट का ही प्रॉब्लम है। ये सिंबल आ रहा है येलो वाला इनके थंबनेल पे। लो बैंडविड्थ का ना? हाँ जी सर, कॉल कर लेती हूँ एक बार मैं एक इनको। बार कॉल करके पूछ लीजिए। सर नमस्कार। सर मैं नित्यम, तब तक एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ?
हेलो। हाँ, पूछिए। जी सर, जैसे सर इससे पिछले वाले कैंडिडेट को पूछा गया था कि आपके पास हमारे पास एक ही छात्र को चयन करने का चयन करना है, आप में ऐसा क्या क्वालिटी है कि आपको चयन करें? इसमें एफिशिएंट मतलब सबसे इम्प्रेसिव आंसर क्या होना चाहिए? आंसर सबसे इम्प्रेसिव क्या होना चाहिए, आपका क्या आंसर होता अगर इसके लिए अगर पूछा जाए तो? जी, अगर इसके लिए पूछा जाए तो सर बोलेंगे सर हर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे इंसान की जरूरत होती है, और मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर लोक सेवक के जो मूलभूत गुण है। अच्छा, वह वेट फॉर नित्यम। यस सर। आई थिंक सपना है ज्वाइंट। सपना, आर यू लिसनिंग? सपना, आर यू देयर? सर वो तो बोल रही हैं कि इंटरनेट उनका सही चल रहा है, बट यहाँ पे विजिबल नहीं है वीडियो उनका। डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट होंगे ना, तो आई थिंक हो सकता है। हाँ जी, वही किया है सर, अभी डिस्कनेक्ट किया है। डिस्कनेक्टेड, ओके। तो बोलो नित्यम, तुम क्या कह रहे थे? जी सर, सिर्फ एक ही छात्र को चयन करना है, आप में ऐसा क्या क्वालिटी है कि आपको चयन किया जाए? इसका आंसर सर। तो इसका आंसर बताओ, तुम क्या दोगे? सर अगर मुझे देना होगा तो मैं दूंगा सर, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे और अच्छे इंसान की जरूरत होती है, और मेरे अंदर लोक सेवक के जो मूलभूत गुण है वो मेरे अंदर है। लेकिन फिर भी सर अभी बिहार को एक बेहतर प्रशासक की जरूरत है। अगर बिहार के विकास के लिए हमसे बेहतर कैंडिडेट हो तो उसका चयन करना हमारा बिहार के लिए उचित होगा। ओके, विल आंसर इट, जस्ट वेट फॉर द आंसर। ओके सपना, वेलकम बैक। आवाज आ रही है आपको सपना? सपना अनम्यूट करिए अपना माइक। हाँ सपना, आप सर आया आवाज? हाँ, अब आने लगा, ठीक। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या, ऑनगोइंग क्वेश्चन वही था कि जो भ्रूण हत्या में महिलाओं का रोल जो है बराबर का कहा जाता है, और कई मामलों में तो ये देखा गया कि महिलाओं का रोल कहीं ज्यादा है पुरुषों के रोल के तुलना में। तो आप इस पे क्या कहेंगे? बंद हो गया। सर भ्रूण हत्याओं में सर महिलाओं की भूमिका सचमुच सर सही मानी जा रही है। इसमें हमारा सर पितृसत्तात्मक समाज जिम्मेदार है। जैसे जो महिलाएं खुद माँ बनती हैं, उनकी सर बहुत कम इच्छाएं होती हैं कि वो भ्रूण हत्या को अंजाम दे। लेकिन अगर घर में देखा जाए तो सर जो फीमेल मेंबर होते हैं वो उन पे फोर्स करते हैं। तो इस तरह से इनका सबसे बड़ा कारण एक ये कहा जा सकता है। और दूसरा कारण कि हमारे सर जो धार्मिक कारण है, ये भी एक बहुत बड़ा वजह है कि मुखाग्नि सिर्फ पुत्र ही दे सकते हैं, पुत्री नहीं दे सकती हैं। ओके, ठीक है। 2013 में एक एक्ट बना था सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए। जी सर। एक्ट का पूरा नाम बताइए आप। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013 सर विशाखा गाइडलाइन के तहत बनी थी। ओके, विशाखा गाइडलाइंस में विशाखा कौन थी? सर विशाखा एक महिला थी जिन्होंने सेक्सुअल उत्पीड़न के संदर्भ में सर बात दायर की थी, राजस्थान की थी सर। ओके, शराबबंदी बिहार में है
जी सर। शराबबंदी का क्या क्या फायदा हुआ है अभी तक? कम से कम 3 फायदा बताइए आप। और ये बताइए कि क्या जो प्रेजेंट कानून है वो शराबबंदी को पूरी तरह से रोक पाने में सक्षम है? अगर है तो ठीक है, तो क्या करना चाहिए? सर एक मिनट सर, बस ये मेरा फोन ही आ रहा है, ओरिजेंटल है ये, इस वजह से ये रुक नहीं। सर मद्य निषेध कानून बिहार में 2016 में सर लागू किया गया है और उसके कई बेनिफिट्स सर दिख रहे हैं। सबसे प्रथम सर कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार हुआ है। दूसरी चीज सर कि लैंगिक जो घरेलू हिंसा होती थी उसमें कमी आई है। तीसरी चीज कि सर महिलाओं और जितने भी महिलाओं और उनके बच्चे, उनके जीवन स्तर में सुधार आया है सर। और सर आप दूसरा सवाल ये कि क्या इससे, सॉरी सर दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल कि क्या अभी जो प्रेजेंट कानून है शराबबंदी को पूरी तरह से रोक पा रहा है? अगर नहीं रोक पा रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? जी सर, ये सही है कि सर पूरी तरह से नहीं रोक पा रहा है ये कानून शराब के प्रचलन को, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि बिहार में जगह जगह से अवैध शराब और शराब को कंज्यूम करने की घटनाएं अक्सर देखी जा रही हैं। लेकिन सर इसके लिए हमें बिहार सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं, जैसे स्पेशल स्क्वाड का गठन किया गया है, इसके लिए स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है। लेकिन सर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे लोगों, जितने भी जनता में जागरूकता आनी चाहिए कि वो खुद इसका कंज्यूम न करें। और दूसरी चीज कि सर इससे जैसे पंचायत के स्तर पे लोक दल का गठन किया जाना चाहिए, जो सर जो भी बच्चे हैं जैसे स्काउट गाइड वाले, इन सबको सर समाज में अक्सर जाके और जागरूकता फैलानी चाहिए कि इसका यूज ना करें सर, तो जागरूकता आएगी और लोग खुद ब खुद इसका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है सपना, मेरा अंतिम सवाल ये है कि किसान आंदोलन की मुख्य बिंदु क्या है? सर किसान आंदोलन में किसान 3 मुद्दों पे मेनली आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके तहत, और जो किसानों का जो बिचौलिए की भूमिका है इसके, सॉरी सर अभी हम कंफर्म नहीं। ओके, एक क्वेश्चन और बताइए आप, किसान आंदोलन जो है बिहार में क्यों नहीं होता है? सर किसान आंदोलन के बिहार में नहीं होने के कई कारण हैं। सबसे पहले तो सर बिहार के किसान कैश क्रॉप नहीं करते हैं, जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। दूसरी चीज है कि बिहार में सर फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत कम असर आया है, जिसके कारण इनका उत्पादन बहुत कम हो रहा है। तीसरी चीज है कि सर बिहार के किसान की जो लैंड होल्डिंग की कैपेसिटी है वो बहुत कम है, 0.06 हेक्टेयर इनकी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, तो ये बहुत बड़े स्तर से किसी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण। और चौथी चीज ये भी है कि जितना किसान संगठन जितने सर वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा इत्यादि में सक्रिय हैं और सख्त हैं, उतना किसान संगठन बिहार में मजबूत नहीं है, जिसके कारण ये आंदोलन नहीं कर पाते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। सौरभ? सौरभ एंड नमिता आप स्टार्ट करिए। मीनवाइल, अच्छा सौरभ आ गए इधर, ठीक है सौरभ प्लीज स्टार्ट। आप 2012 से ऑडिटर के पद पे कार्यरत हैं, करेक्ट? जी सर। तो ये तो काफी लंबा और अच्छा एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे? सर एक्सपीरियंस किस संदर्भ में बताना है? एक्सपीरियंस इन द सेंस कि जैसे मान ले आप ऑडिटिंग करते थे, तो आप किस किस डिपार्टमेंट की ऑडिटिंग के लिए गए?
ऑडिटिंग के लिए क्या टीम रहती थी? ऑडिटिंग के लिए आप जाते थे तो क्या क्या चेक करते थे? सर हम हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है मेरा CGDA में। तो सर यहाँ सिर्फ ऑफिशियल वर्क होता है, बाहर हम लोग फील्ड वर्क में नहीं जाते हैं। लेकिन सर मैंने इस दौरान बहुत सारे अनुभव, अपने कार्यों का अनुभव लिया है सर। सबसे प्रथम तो सर जैसे ऑडिट हेड के ऑफिस के अंदर होती है, तो जैसे भी और जो भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन है उनका सर अकाउंट्स आता है और फिर उनके वो बजट से मिलान किया जाता है कि जितना बजट आया है उतना ही खर्च हुआ है या नहीं सर। और फिर जो शीर्ष है, जो हेड है, उसी हेड में खर्च हुआ। फिर अथॉरिटी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ही उसका खर्चा किया गया। और फिर सर इसकी मितव्ययता देखी जाती है कि इसमें मितव्ययता का ध्यान रखा गया है या नहीं। तो सर मैंने इतने सारे बहुत फाइल और चेक करते करते सर इतना सारा ये अनुभव हुआ है सर। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग मेथड्स जो कि ऑलरेडी कार्यरत है, जो कि मितव्ययता और ये सब ऑडिटिंग चेक करने का बताया आपने, तो ये सब के अलावा आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ और सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि इतना इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट इतना होने के बाद भी करप्शन या इस सब की शिकायतें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आती रहती है। तो इस बारे में आप कोई इनोवेटिव स्टेप बताना चाहेंगे या आपके दिमाग में कुछ है जो कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर बने या पॉलिसी मेकिंग में जाएं तो वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे? जी सर, ये बात कुछ हद तक सही है कि करप्शन हो रहा है, लेकिन इसके लिए संस्थागत कुछ कारण भी जिम्मेदार हैं। जैसे कि हम अगर संसदीय लोकतंत्र हमारी प्रणाली है और हम ब्रिटेन से लिए हैं, तो हमारे जो AG और CAG जो जांच करते हैं वो ब्रिटिश परंपरा के तहत है। और जहां तक हम ब्रिटेन में देखते हैं सर, तो ऑडिट में इनको ऑडिटर और कंट्रोलर दोनों की भूमिका दी गई है। भारत में सर नाम तो ऑडिटर और कंट्रोलर दोनों की है, लेकिन इन्हें कंट्रोलर की भूमिका नहीं दी जाती है सर, क्योंकि पैसा यूज होने ब्रिटेन में है सर कि पैसा यूज होने के पहले CAG से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ है सर कि जब पैसा खर्च हो जाता है तो उसके पोस्टमार्टम की तरह CAG काम करती है। तो हमें सर ये पहल करनी चाहिए नीतिगत स्तर पे कि भारत में भी सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर दोनों की भूमिका दी जाए, ताकि पैसा निकालने से पहले ही उस पे चेक एंड बैलेंस हो सर। तो ये तो बहुत बार ये बात डिस्कस हुई है कि कंट्रोलर की भूमिका देनी चाहिए, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? आजादी से अभी इतना साल हो गए हैं, फिर भी क्यों नहीं दे रहे हैं? सर इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, सॉरी सर। एंड आपने मिथिला पेंटिंग मेंशन किया है आपके कॉपी में। जी सर। मिथिला पेंटिंग में पद्मश्री जिनको मिला था उनका नाम बताएंगे जरा? जी सर, मिथिला पेंटिंग के तहत कई महिलाओं को पद्मश्री मिला गया है। अभी सर 2021 में दुलारी देवी को मिला है, और इससे पहले पौआ देवी को मिला है, जगदम्बा देवी को, कौशल्या देवी को, और भी कई हैं सर। तो बिहार में एक और पेंटिंग है जो फेमस है? जी सर, भागलपुर की मंजूषा पेंटिंग भी प्रसिद्ध है। दोनों में कुछ अंतर बताएंगे, बेसिक अंतर? सॉरी सर, हम मंजूषा पेंटिंग के बारे में नहीं जानते हैं। अच्छा, नहीं तो मिथिला पेंटिंग की कुछ स्पेशलिटी बताएंगे? जी सर, मिथिला पेंटिंग सबसे पहले तो सर इसमें जो थीम होती है वो हमारी लोक संस्कृति की होती है। और जैसे कि हमारे त्योहार हुए, उपनयन संस्कार हुए सर, और शादी मौके के अवसर पे जो कोहबर पेंटिंग होती है वो बनाई जाती है सर। या जैसे पूजा हुआ, सत्यनारायण भगवान की पूजा हुआ, उसमें जो पेंटिंग बनाई जाती है, तो ये सबसे इसका मेन फीचर है कि हमारे लोक संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरी चीज है कि सर पहले इसमें जो भी कलर यूज होता था वो नेचुरल होता था। जैसे कि हरा रंग का यूज करना है तो सेम के पत्तों का, या सफेद कलर का यूज करना है तो सर वो मिट्टी एक सफेद प्रकार की आती है उससे, इस तरह। ये दूसरी हुई। तीसरी है कि सर इसमें हमारे जो महिलाएं हैं मेनली उनकी भूमिका होती है, और वो अपना कलात्मक अभिव्यक्ति रिप्रेजेंट करते हैं सर। तो
लाइक आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आप मिथिला पेंटिंग या लोकल आर्टिसंस को प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे? सर हम इनको प्रमोट करने के लिए जैसे हम एक अनुमंडल में नियुक्त होते हैं एज एसडीएम, तो जितने भी हमारे दीवार हैं जैसे स्कूल का या ब्लॉक का है, इस पर हम सर बनवाएंगे और फिर हम सर इनको इंसेंटिव देंगे, तो इससे उनका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। सो आप अपना 2 वीकनेस बताएंगे? जी सर, कभी कभी सर इतना दूसरे को सहायता करते हैं कि अपना नुकसान हो जाता है। अच्छा, दूसरा? और दूसरा सर कभी कभी सर दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं इजली। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर में तो आपके आएंगे, फाइल्स आएंगी तो सबको लिखित तौर पे ही देखना होगा, फेस वैल्यू पे तो किसी को लेना नहीं है। तो आपने कमजोरी को वर्कआउट करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया? नहीं सर, हम अक्सर कोशिश करते हैं सर हर चीज को जांच परख के ही उस पे विश्वास करनी है। मेरी तरफ से डन है। नमिता, आप पूछ सकते हैं। जी सपना जी, आप करंटली गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रही हैं, तो एक मेजर चैलेंजेस कुछ आप बता सकती हैं जो वर्क प्लेस में आपको फेस करनी पड़ती है बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट? जी मैम, ऐसे हम हेडक्वार्टर में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी हमें कोई समस्याएं नहीं फेस करनी पड़ती है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो जितने भी महिलाएं हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे एप्रोप्रिएट रेस्ट रूम का नहीं होना, उनके बच्चों के लिए क्रेच का नहीं होना। हालांकि सरकार द्वारा ये नियम बनाया गया है, लेकिन फिर भी मैम पर्याप्त नहीं है। तो आपके ऑफिस में इंफ्रास्ट्रक्चरली सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप जो कह रही हैं हेडक्वार्टर पे आपकी पोस्टिंग है? जी मैम, बिल्कुल, रेस्ट रूम भी है और क्रेच की फैसिलिटी भी है, लेकिन अन्य ऑफिसेस में मैम ऐसा नहीं देखा जाता है। तो आपके ऑफिस में वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है रेशो गवर्नमेंट ऑफिस में आपके? सर मैम, जो क्राइटेरिया होती है कि 50 महिलाएं होनी चाहिए, तो हमारे ऑफिस में 50 से अबव है और इसलिए ये सारी सुविधाएं दिया गया है। लेकिन जहाँ 50 से कम महिलाएं होती है नियुक्त जिस ऑफिस में, तो वहाँ रेस्ट रूम भी नहीं होती और प्रॉपर क्रेच भी नहीं होता, और जैसे लंच करने के लिए कैंटीन है वो भी नहीं होता, तो इन प्रकार की समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। एक सेकंड। जी, आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? मैम, हर कोई जिंदगी में अपवर्ड मूवमेंट की ओर जाना चाहता है, तो मैं भी चाहती हूँ, पहली चीज। और दूसरी चीज कि मैम, मैंने अपने इस 2012 से अनुभव को मैम अपने क्षेत्र में, प्रशासन में बिहार आके मैं उसका उपयोग करना चाहता हूँ। जितना भी मैम मैंने ये जैसे ऑडिट में भी जितना विद्वता और बिल्कुल विजिलेंस रखा जाता है एकदम, तो उसका यूज करके हम प्रशासन को और सशक्त बना सकते हैं। और तीसरी चीज मैम, इस प्रशासनिक सेवा में कार्य विविधताएं हैं, जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत 44 डिपार्टमेंट हैं, तो हमें उतने में काम करने का मौका मिलेगा। और चौथी चीज मैम कि मैं इस जॉब से भी संतुष्ट हूँ, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। ठीक है। एक वुमेन रिजर्वेशन बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट का 2008 में, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। तो क्या आपको लगता है रीजंस हैं कि वो बिल अभी तक भी पास नहीं हुआ है? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि इस बिल के पास हो जाने से क्या ये एक अच्छा स्टेप है, या फिर रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है वुमेन को पार्लियामेंट के लेवल पे? नहीं मैम, इस बिल के पास हो जाने से अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा
और जहाँ तक इसके पास नहीं होने की बात है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है, इस वजह से ये पास नहीं हो रहा है। लेकिन लोकल पंचायत लेवल पे रिजर्वेशन है, लेकिन वहां पे एक समस्या आती है, एक कंसेप्ट आता है पंचायत पति। तो फिर रियल में तो लीडर एक बैक्ड बाई एक आदमी ही लीड कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इससे कुछ फायदा नहीं है रिजर्वेशन देने से, या कुछ और स्टेप्स हमको भी लेने चाहिए साथ में? जी मैम, ये सही है कि सिर्फ रिजर्वेशन ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन से मैम फायदा हो रहा है। देखा जाए बिहार में 50% आरक्षण है स्थानीय संस्थाओं में, तो कुछ ही मुखिया पति या सरपंच पति का कुछ ही कंसेप्ट देखा जा रहा है। 10%, 12% ऐसे 90% महिलाएं अब जागरूक हो गई हैं, वो खुद संभाल रही हैं। और फिर ये पर्याप्त नहीं है, इसके संदर्भ में हम मैम ये कहना चाहूंगी कि इससे ज्यादा जरूरी है उनको शिक्षित किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, ताकि रिजर्वेशन का नौबत आए ही ना। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल दे सकती हैं, एक उदाहरण जहां पे आपने लीडरशिप अपनी क्वालिटी को डिस्प्ले किया हो अपनी डेली लाइफ में या ऑफिस में, कहीं कोई एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अपनी लीडरशिप क्वालिटी का? जैसे मैम ऑफिस में हम ऑडिटर हैं, लेकिन जो मेरा वर्क होता है वो AAO स्तर का होता है, क्योंकि वो अपने काम से इतना हम कर देते हैं कि हमें नेतृत्व का गुण वो ऑटोमेटिक मिल जाता है। अच्छा, तो कुछ ऐसा आपने कुछ स्पेशल या अपने जो वर्क एलोकेटेड रोल है उससे कल अलग कुछ आपने इनिशिएटिव लिया हो, कुछ बता सकते हैं ऐसा कुछ आप? ये मैम जैसे जो मेरा वर्क अलॉट है उतना ही करते हैं, लेकिन जैसे बगल के सीट पे जो भी हैं, अगर उनका वर्क कुछ पेंडिंग है तो हम उनमें भी मैम हेल्प कर देते हैं। ठीक है, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट या अपने एरिया के अराउंड एक मेन प्रॉब्लम बता सकते हो जो आपको लगती है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे पहले टैकल करने की जरूरत है अपने अराउंड? कोई एक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस चीज को देनी चाहिए, ये सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है? जी मैम, अगर हम जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षा का स्तर मैम थोड़ा नहीं बहुत कम है, तो इस समस्याओं का समाधान बहुत जरूरी है मैम। ठीक है, तो शिक्षा का आपको लगता है, तो आप सॉल्यूशंस बता सकते हैं कुछ इसका? क्योंकि स्कूल्स तो मुझे नहीं लगता है स्कूल ओपन करना कोई इशू है, क्योंकि जैसे हम निकलते हैं तो कहीं स्कूल खुले हुए हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद, लेकिन स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं, ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। जी मैम, ये ड्रॉप आउट रेशियो का मैम सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बिहार में गरीबी बहुत ज्यादा है, और जो बच्चे और उनके गार्जियन हैं वो स्कूल ना जाके अपने काम पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इससे नहीं लगता आपको कि ये एक विशियस सर्कल बन जाता है? तो फिर इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि बच्चा आगे पढ़ता नहीं है, फिर वापस वो काम करने लगता है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक करेंगे अगर आप कहीं डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं? जी मैम, इसके लिए मैम हम सबसे पहले जितने भी जो पेरेंट्स काम करते हैं, मजदूर हैं या जो भी हैं, तो उनके काम के स्थल पे छोटे छोटे जो बच्चों हैं उनको NGO के माध्यम से, या बिहार में जो जीविका चल रही हैं, या जो पंचायत के सदस्य हैं और पंचायत में भी जो भी ग्राम सभा में कुछ शिक्षित लोग हैं, उनके माध्यम से मैम हम वहाँ बच्चों को शिक्षित करने का कोशिश करेंगे। आप इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे कुछ? जी मैम, बिल्कुल। जैसे अभी कोविड सिचुएशन में सभी स्कूल बंद है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जी मैम। तो क्या आप इसको एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं या एक आप इसको प्रॉब्लम देखते हैं कि जिनके घर में इंटरनेट नहीं है वो एजुकेशन से दूर चले जा रहे हैं? तो क्या ये एजुकेशन गैप को बढ़ा रहा है और
या टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको और इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है, आपकी ओपिनियन क्या है इस पे? सर मेरी ओपिनियन है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन है, ये बच्चों के लिए एक वरदान है, क्योंकि जैसे कुछ जो बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाते हैं या किसी भी कारण से वो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो अगर उनको घर में ऑनलाइन मिल रहा है और थोड़ा बहुत 1-2 क्लास उनके गार्जियन को भी दे दें कि वो जागरूकता लाएं कि बच्चों को कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी हो रहा है, वो टीचिंग जितना है दे दिया जा रहा है, उतना देर उनको बैठाएं और उनको शिक्षित कराने में अपना योगदान दें। तो ये आपने एक अच्छा पॉइंट बोला कि पेरेंट एजुकेशन भी जरूरी है साथ साथ चिल्ड्रन एजुकेशन के साथ साथ। ठीक है सपना, थैंक यू। सो सपना जी, हम लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा दिए और आप पहले ये बताइए कि पिछले बार आपको कितना मिला था इसमें फाइनल में बीएससी में? इंटरव्यू में सर 75 मिला था। आउट ऑफ 120 ना? जी। आउट ऑफ 120 आपको मिला था 75? जी। पिछले बार आप एनएससीएस से मॉक ली थी क्या? नहीं सर। ओके। कहाँ मॉक ली थी आप पिछले बार? पिछले बार सर मुखर्जी नगर दिल्ली से आस्था में लिए थे और एक सीएमई है वहां से लिए थे सर। ओके ग्रेट। तो देखिए एक चीज तो है कि मतलब कॉन्फिडेंट बहुत हैं आप, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो ये प्लस पॉइंट है आपके साथ। और तीसरी चीज बोल्डनेस पूरा है आप में, तो ये सारा चीजें आपके फेवर में जाता है और डेफिनेटली मतलब दे मे कंसीडर यू फॉर द टॉप जॉब, है ना? तो आप मुझे लगता है कि यू विल बी सिलेक्टेड फॉर STM और आप में क्वालिटी है। ओके। और चूंकि आप नंबर पिछले बार अच्छा ही पाई हैं, 75 इज नॉट बैड, है ना? लेकिन इसमें स्कोप है कि आप जो है 10 to 15 मार्क्स बढ़ा सकती हैं इस बार, 10 to 15 मार्क्स इस पर बढ़ा सकती हैं आप, तो उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करिए। और कब है आपका इंटरव्यू? सर 9 अगस्त को है। 9 अगस्त को है। ओके, तो अभी टाइम है आपके पास अच्छा खासा, तो आप 1-2 मॉक और भी लेना चाहें तो आप ले सकती हैं एनएससीएस के साथ। अच्छा जी सर, बिल्कुल। स्पेसिफिक फीडबैक पे क्वेश्चंस का तो जवाब देखिए आपने कमोबेश मतलब अच्छा दिया है ना, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपने अच्छा दिया। थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट का चांसेस है, जो कि हमेशा रहता है, क्योंकि सब आंसर्स आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, तो थोड़ा सा हमेशा रहेगा। कुछ स्पेसिफिक एरिया जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपका करंट जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है, उस पे आप क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आता है, क्या आप किसी रॉन्ग रिपोर्टिंग के में हिस्सा बनती हैं, और गलत रिपोर्टिंग कहीं होता है तो क्या आप हिस्सा बनती हैं, आवाज उठाती हैं, कैसे करती हैं, क्या कोई डिपार्टमेंटल प्रेशर होता है, मतलब जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉस एंड कॉन्स है थोड़ा सा एक बार डिटेल में बैठकर आप उस पर मंथन करिए, चिंतन करिए, मंथन करिए, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। कोई डाउट होता है तो वी आर ऑलवेज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप फ्रीली जो है जो NSCS 65 BPSC है उस पर आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, उस पर तमाम सारे ऑफिसर्स हैं और वो आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज है। और प्लस आपको आगे आते हैं तो जैसे कि सप्लाई इंस्पेक्टर आपने किसी एक जवाब में कहा कि मतलब शायद इससे हम बेहतर करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा चूंकि एक स्कोप होता है और किसी को भी जो जहां है वहां से आगे बढ़ने का उसको भरसक प्रयास करना चाहिए और आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से मेहनत भी करें। साथ ही साथ इंस्पिरेशन इज ऑलवेज गुड, है ना, जब तक वो राइट स्पिरिट में है तब तक जो है हमेशा सही है।
तो यू ऑलवेज ट्राई टू, ठीक है मैं यहाँ पे हूँ सर, अभी जो मेरा प्रेजेंट जॉब प्रोफाइल है, आई एम हैप्पी, ऑल्दो आई एम हैप्पी एंड आई एम डूइंग गुड हेयर एंड आई बिलीव कि मैं वहाँ जाऊँगी तो सर मैं वहाँ भी ऐसे ही करूँगी। जस्ट मेरा जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, आई कैन बी मोर हेल्पफुल टू द मोर पीपल, है ना, क्योंकि वहाँ पे रीच बढ़ जाएगा। तमाम सारा चीज इस तरह से बता सकती हैं आप। क्वालिटी ऑफ लाइफ में पूछा, क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप इस पे देख लीजिएगा जाकर। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं और डेफिनेटली इंडिया इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑल्दो उतना नहीं है जितना कि अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में इस पर बात की जाती है। अगला सवाल में पूछा था कि आज से 20 साल पहले की महिला में और आज की महिला में क्या फर्क है, तो आपने उसको अच्छे से डिलीवर किया और थोड़ा सा आप कैटेगोरिकली बता सकती हैं कि पहले कैसे मतलब बाल विवाह पे ज़्यादा फोकस था, आज के डेट में थोड़ा बाल विवाह पे कमी आई है। ठीक है, एक एजुकेशन हो गया, एक बाल विवाह हो गया। पहले जो है बिल्कुल पैट्रियार्की बहुत अच्छे तरीके से मतलब हावी थी। आज के डेट में चूंकि बहुत सारे महिलाएं बहुत सारे फील्ड में आ रही हैं और अपना वो प्रतिभा को दिखा रही हैं, इससे कि मतलब और सारे महिलाओं को भी मोटिवेशन मिल रहा है और वो भी आ रही हैं, तो होपफुली मतलब सिचुएशन इज मच मच बेटर देन व्हाट इट वाज 20 इयर्स बिफोर। तो इस तरीके से थोड़ा सा और उसको रिफाइन कर सकती हैं। पिटिसाइड वाले में आपने अच्छे से आंसर नहीं दिया, थोड़ा इसको और अच्छे से देखिएगा। शराबबंदी वाले में भी मतलब थोड़ा और कम्प्रिहेंसिव आप देखिएगा। किसान आंदोलन में आपने सही बताया, लास्ट वाला पार्ट जो मैं पूछा कि मतलब बिहार में क्यों नहीं है, वो वाला पार्ट आपने सही बताया, बट पहला वाला पार्ट शायद आपको ध्यान नहीं था। तो एनीवे ओवरऑल मतलब आपका पर्सनालिटी मुझे अच्छा लगा और डेफिनेटली यू कैन डू गुड, है ना। तो आप इसी को मेंटेन किए रहिए, इसी मोमेंटम को, और थिंक पॉजिटिव। यू आर गोइंग टू सिलेक्टेड फॉर द SDMship in this attempt, huh? All the best. Thank you, sir. Saurabh? अच्छा था, ठीक है, सर ने सारा पॉइंट मोर और ऐड कर दिया है। बस दो एस्पेक्ट जिसपे आपका आज का भी इंटरव्यू बहुत फोकस था, वो भी आई एक्सपेक्ट कि मेन इंटरव्यू वैसा रहेगा कि एक तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर पैनलिस्ट को एक्सपोजर है एंड एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ आपका अच्छा था, ठीक है। उसमें थोड़ा इन डिटेल कंट्रोलर वगैरह की रोल है, तो उसके बारे में आप मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी है आप सजेस्ट कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज अ बैलेंस। जितना ज्यादा चेक्स एंड बैलेंस करेंगे उतना ज्यादा प्रोसेस को भी स्लो होने का ये है। जैसे मान लीजिए डाल दिया कैग को कि हाँ हर चीज कैग से प्री अप्रूव होनी चाहिए, उसके बाद ही खर्च हो सकता है, पोस्ट फैक्टो नहीं है। तो समवेयर इन द प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, फास्ट रखने के लिए वो किया गया, ठीक है। तो समवेयर दैट बैलेंस इज देयर। एंड एक और आप देखें कि आपका इंटरव्यू वाज फोकस्ड ऑन वुमेन इश्यूज, सो यू आर अ वुमन, ऑलरेडी आप ऑफिस में काम कर चुके हैं इतने साल तक, एंड बिहार में वुमेन रिजर्वेशन ला रहा है और प्रॉब्लम ज्यादा, तो आप वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस लाइंस पे आपका इंटरव्यू है। इन दोनों पॉइंट पे आपने रिलेटिवली मोर और अच्छा किया है और आप भी अच्छा कीजिए, सर ने बताइए। थैंक यू। जी सपना जी, आपका काफी स्ट्रक्चरल आंसर लगे, मतलब आप पॉइंट पॉइंट करके आप अच्छे से आंसर देती हैं, जिससे क्लैरिटी पता चलती है कि आपको क्लैरिटी है चीजों के बारे में। और बीइंग अ वुमन कैंडिडेट पर्सनली ऑल्सो मेरे भी यूपीएससी इंटरव्यू में मोर जो ज्यादा फोकस था वो वुमेन इश्यूज पे ही रहता है। तो ये तो आप मान के चलिए कि एक मेंबर तो एटलीस्ट आपको पूरा पूछेंगे ही उसके ऊपर, तो आप उसमें और वुमेन इश्यूज के बारे में और रिफाइन तैयारी कर सकते हो। वुमेन मूवमेंट प्री इंडिपेंडेंस कैसा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या है, फेमिनिज्म आज की डेट में क्या इशू बन चुका है, जो मूवमेंट्स चल रही हैं पहले क्या थी अब क्या हो गई हैं, अब जो महिलाएं हैं वो एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो गया है आज की डेट में, और पहले एम्पावरमेंट का मतलब क्या था, विद टाइम वो भी चेंज हुआ है, ये भी आप समझती हैं। तो ये चीज आप और अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिससे आपका मार्क्स और बढ़ सकता है। दो चीज जो माइन्यूट चीज मैंने नोटिस की थी आंसर में आपकी, जैसे सर ने क्वालिटी ऑफ लाइफ पूछा था, तो आपकी ओपनिंग लाइन ये थी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छा ही नहीं है,
तो छोटी सी चीज है, बट हो सकता है कि पैनल मेंबर उस पर ध्यान दे जाए कि आपका जो है नेगेटिव आउटलुक है इस चीज को लेके। बाद में आपने अच्छा बोला है उसको, लेकिन स्टार्टिंग में आप थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे अगर वर्ड्स, तो शायद 1-2 नंबर आपका और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक मार्क के लिए आपके लिए फाइट करनी है कि आप उसमें अच्छा करो। और दूसरा, प्रॉब्लम फेस बाय वुमेन एट वर्क प्लेस। तो मुझे लगता है एक तो प्रॉब्लम आप बता ही सकते हैं वर्क प्लेस में जो फेस होती हैं, कि भले ही आप हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड हैं, लेकिन कुछ तो होगा। तो आप सोचिए, उसको ब्रेनस्टॉर्म करिए कि ऑफिस में क्या क्या इश्यूज आपको फेस होते हैं डे टू डे। वो ट्रैवल भी हो सकता है कि ऑफिस घर से दूर है, हाउसिंग फैसिलिटी हो सकता है ना हो, और कुछ ना कुछ हो सकता है। तो 1-2 अगर आप बता देंगे तो आंसर भी हो जाएगा क्वेश्चन का, नहीं तो लगेगा कि ये तो थोड़ा यूटोपियन आंसर हो गया कि एक भी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये 2 छोटी चीज बस मैंने जो नोट की थी आपको बताइए, बाकी आपका काफी अच्छा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। कोई क्वेश्चन हो सपना तो आप पूछ सकती हैं पैनलिस्ट से। अच्छा, एक चीज और मैं पूछा था, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जो एक्ट था मैं पूछा था, उसका पूरा नाम क्या है? एटलीस्ट ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गिने चुने तो एक्ट हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, और इन ब्रैकेट PPR है, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रिड्रेसल, है ना। PPR प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना और रिड्रेस करना, है ना। तो इसका हिंदी में आपको देखना है तो हिंदी में एक बार देख लीजिएगा जाकर। और विशाखा बोला ही जा सकता सर, इतना तो। हाँ, इतना बोल सकती हैं, मतलब इतना इंग्लिश में आराम से बोल सकती हैं। और सिंपल है वो, मतलब लगता है इतना लेंदी है, लेकिन थोड़ा सा तोड़ के इसको समझिए तो सिंपल तो है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, ब्रैकेट में PPR। तो काफी इम्प्रेसिव होगा जब वंस यू टेल दिस, तो ये काफी इम्प्रेसिव होगा पैनलिस्ट के लिए कि हाँ सी नोज इट। और जैसे कि विशाखा कौन थी, तो विशाखा एक बेसिकली एक्टिविस्ट तो थी, और बाकी उनके बारे में जो 3-4-5 पॉइंट आप अच्छे से जान लीजिए। कहाँ की थी, क्या काम करती थी, क्या इश्यूज हुआ था, है ना। हाउ इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ विशाखा गाइडलाइंस इन सुप्रीम कोर्ट, है ना। फिर उस पे इतना दिन तक मतलब क्या मतलब उसमें गाइडलाइंस में क्या था वर्क प्लेस पे काम करने के लिए, और फाइनली क्या ऐसा हुआ कि जिसको एक एक्ट बनाना पड़ गया। तो निर्भया इंसिडेंट एंड ऑल इन 2012 एंड फॉलोड बाय द legislation of this act। तो ये सारा कुछ हुआ था। तो just have a brief knowledge about this women issues। I'm pretty sure कि मतलब there will be many questions on women issues from you। जी। In fact for any women candidate if they are going in board, तो definitely आपको बहुत सारा shackle आपको तोड़ के यहाँ तक पहुँची हैं। Still you have to break many shackles in days to come। तो be ready for that। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए बिफोर वी वाइंड इट अप। सर, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर में चयन हुआ है, तो उसके बारे में भी सर हमें तैयारी करके जाना पड़ेगा? मतलब उसमें तो सिंपल कह सकती हूँ, आपकी ये कह सकती हैं कि सर सप्लाई इंस्पेक्टर में ऑल्दो मेरा चयन हुआ है सर, और मैं उसका काम जानती हूँ, क्या क्या काम है जो कि मैं रीड कर पाई हूँ अभी तक, इंफॉर्मेशन गैदर कर पाई हूँ उसके बारे में। बट चूंकि फर्स्ट हैंड मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में सर इस पे कमेंट नहीं कर सकती कि क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे काम होता है। तो इस तरीके से आप कह सकती हैं। अभी ट्रेनिंग तो नहीं हुई है? नहीं सर, अभी कुछ ट्रेनिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो डोंट वरी फॉर दैट, है ना। ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आप। और ये कहिए कि सर ऑल्दो मैं वर्किंग हूँ, मेरा चयन हो गया है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी सर कि मुझे SDM या जो भी SDC के पोस्ट होता है वो मिलेगा, लेकिन सर नहीं मिला। एंड स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू गेट इनटू दैट। उसको मैं हासिल करना चाहती हूँ सर, और आई एम वेरी डिटरमिन्ड एंड कमिटेड फॉर दैट, है ना। दिस सब कह सकती हैं। और कोई क्वेश्चन? सर अभी तो तत्काल नहीं है सर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कभी भी हो, यू कैन आस्क फ्रीली ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना। कोई भी को आप कॉल कर सकती हैं किसी भी पैनलिस्ट को। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। सपना? जी सर, अभी फिर हम मेरा 2 करा दीजिएगा। और बिल्कुल बिल्कुल, आप नमिता से टच में रहिए, शी इज द कोऑर्डिनेटर एंड शी कैन ऑर्गेनाइज मॉक फॉर यू। ओके जी, थैंक यू सर।
तो नित्यम, तुम्हारा एक क्वेश्चन था, और किसी का भी क्वेश्चन हो प्लेटफॉर्म पे, जो लिसनर्स हैं वो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो। एंड टाइम इज ओनली फॉर 5 minutes एंड आफ्टर दैट वी विल वाइंड इट अप। सो नित्यम, तुम्हारा एक क्वेश्चन था जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आर यू देयर? यस सर। तो नित्यम, तुम्हारे क्वेश्चन पे मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा, और आफ्टर दैट यू कैन बिल्ड योर आंसर ऑन दैट। कि देखो, तुम सिविल सर्विसेज में जा रहे हो या उसके लिए एस्पायर कर रहे हो। बेसिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जाना चाहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज के साथ हमारी वैल्यूज अलाइन होनी चाहिए। एम आई क्लियर? यस सर, बिल्कुल। है ना? तो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन को तुम ज्वाइन करने जा रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज के साथ तुम्हारा वैल्यूज कंसाइड करना चाहिए। और ऑब्वियसली तुम जो है पब्लिक सर्विस में जा रहे हो, तो वहाँ पे सर्विस डिलीवरी, वहाँ पे कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है, बेसिक फ्रेमवर्क है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अनुसार तुमको काम करना है। और प्रीएम्बल सेज अ लॉट अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस कंट्री, तो उसके बारे में तुमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ तुम कंक्रीट आंसर में तुम बोलना शुरू करो कि सर मैं ऑनेस्ट हूँ, अपराइट हूँ और कमिटेड हूँ, और जो भी मैं काम सर हाथ में लेता हूँ, मतलब आई ट्राई टू डू विथ माई 100% इफिशियंसी, और आई ट्राई टू फिनिश इट अप इन अ गुड मैनर। तो ये सब बोलो। प्लस तुम बोलो कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मेरा टीम वर्क स्किल्स है, जो मैनेजरियल स्किल्स है, चीज़ों को मैनेज करने का है, एंड टू गेट थिंग्स डन, है ना। जो पार्टिसिपेटरी चीज़ों में तुम बिलीव करते हो, कि मतलब कि आई डोंट बिलीव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन पीपल, बट आई बिलीव इन एडमिनिस्ट्रेशन विथ पीपल। ऑन पीपल नहीं, मैं विथ पीपल बिलीव करता हूँ। डाल दे रहा ना, है ना। मैं क्विक लर्नर हूँ, पॉजिटिव मेरा एटीट्यूड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। ये सारा चीज मतलब बेसिक फ्रेमवर्क है ना। ये सारा क्वालिटी में पजेस करता हूँ सर। और अगर एक भी सीट है तो मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि आई विल गेट सिलेक्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर सीट। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू शुड नॉट से कि मतलब एक सीट है तो सर मेरा नहीं हुआ तो किसी और का हो जाए। नो, सिंस दिस इज कंपटीशन एंड यू हैव टू बी कम्पिटिटिव व्हाइल फाइटिंग फॉर, है ना। तुमको बताना है कि सर अगर एक सीट है तो एक सीट के लिए मैं दावेदार हूँ और मैं डिजर्व करता हूँ। हाउ यू डिजर्व? यू मेंशन दीज क्वालिटीज दैट सर आई पजेस दीज क्वालिटीज, और हर एक क्वालिटी पे कुछ ना कुछ तुम एग्जाम्पल अपना बनाए रखना। हर एक क्वालिटी पे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल रखना अपना, कि तुम पॉजिटिव अप्रोच वाले पर्सन हो तो कैसे हो, ऑनेस्ट हो तो क्या ऑनेस्टी के कोई एग्जाम्पल दो जहाँ पे तुम ऑनेस्ट रहे हो। तुम इंटीग्रिटी में लैक नहीं करते हो, कैन यू डिफाइन इंटीग्रिटी? कैन यू गिव सम इंस्टेंस वेयर यू हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड विथ योर इंटीग्रिटी एंड ऑल? क्या तुम प्रशासन में आकर ये सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाओगे? तो डेफिनेटली सर मैं उसको करूँगा सर। आई विल डू माई बेस्ट टू डू दिस। और जहाँ भी क्राइसिस ऑफ कंसियंस होगा, I will try to seek the answer from my seniors, my well-wishers, and I will try to find a middle way in which I can do the work without compromising my integrity and honesty, and so on. तो तुम बेसिकली किसी तरह से उसको मोल्ड कर सकते हो। तो इसका आंसर कुछ ऐसे ही और इसी लाइन पे होगा। Any other questions of any other candidate? So kindly ask गुड मॉर्निंग सर। with our panelist. एक सर में है सर, जैसे आप बोले एडमिनिस्ट्रेशन ऑन पीपल, एडमिनिस्ट्रेशन विद पीपल, दोनों में डिफरेंस सर एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। तुम बताओ इसमें क्या है। जैसे कि मान लो कि तुम जो है ऑर्डर देकर, एसडीएम हो कहीं पे, तुम गए ऑर्डर दे दिए कि ये चीज जो है, ये एरिया क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सब होना चाहिए, ठीक। तुम जस्ट ऑफिस में बैठे एक ऑर्डर निकाल दिए, ये होना चाहिए। मे बी तुम्हारे पोस्ट के डर से कुछ स्टाफ, कुछ एम्प्लॉय, कुछ लोग जो है उस काम को कर देंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होगा। बिकॉज
यू हैव डन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन पीपल। अगर तुम लोगों के साथ मिलकर काम किए होते, एक पार्टिसिपेटरी मॉडल तैयार किए होते, एक लोगों को तुम अगर बता पाने में सक्षम हो कि ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके स्टेक होल्डर हो और हम अलग नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए ही आए हैं, और किस तरीके से क्लीनिंग हम लोगों को यहाँ रखना है, और टाइम टू टाइम यू शो योर लीडरशिप to start by taking just broom and cleaning agents and etc. और तुम लोगों को करके दिखाओ, उनके साथ लेकर दिखाओ, so that they should not feel that this is something demeaning work, है ना। तो that is a kind of actually participatory administration। लोगों को पार्टिसिपेट कराओ, लोगों को स्टेक होल्डर बताओ, लोगों को बताओ कि तुम्हारा स्टेक इसमें निहित है। ये नहीं कि मैं आया और करके चला गया और तुम आए उसको बिगाड़ के चले गए, नहीं। तो यही डिफरेंस है बेसिक उसमें। जी सर, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, हाउ शुड वन आंसर व्हेन देयर इज क्वेश्चन लाइक व्हाई देयर इज डिफरेंस इन ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड ग्रेजुएशन सब्जेक्ट? Okay, Saurabh, Namita, who will answer this? Yes, sir. Yes, please. सर मतलब अब तक के एक्सपीरियंस में मैंने तो नहीं देखा कि ये पूछा जाता है डिफरेंस क्या है। जैसे मेरा भी इंजीनियरिंग था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और ऑप्शनल मेरा था सोशियोलॉजी। तो अगर मुझसे ये पूछा जाता तो मैं यही बोलती कि सोशियोलॉजी का एक तो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगा जब मैंने सिलेबस देखा कि मुझे एज ए सिविल सर्वेंट बनने के लिए अपने सोसाइटी के बारे में जानना जरूरी है, और इस सब्जेक्ट से मुझे वो नॉलेज मिली। तो इससे क्या हुआ, मेरी इंजीनियरिंग नॉलेज के साथ एड ऑन हो गई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी नॉलेज। तो ये मेरा रीजन था ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफरेंट लेने का। तो आप अपना आंसर इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस हिसाब से। करेक्ट, और यही आंसर भी है, क्योंकि आप एक अपॉर्चुनिटी पा रहे हो अपने आप को एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जो अभी तक आप नहीं पढ़े थे, है ना। तो वो बेसिकली नॉलेज को ऐड करता है, और एक टेक्नोलॉजी, एक सोशियोलॉजी से मिलकर, टेक्नोलॉजी सोसाइटल चीज से मिलकर कितना बेहतरीन हो सकता है, यू कैन नॉट इमेजिन, है ना। तो जो भी हम ये आपका जो क्या बोलते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट होता है वो पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हमारा पर्सपेक्टिव, सोचने का तरीका हमारा डिफरेंट होता है जब हम एक टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट जितना भी आर्ट का सब्जेक्ट होता है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट को लेकर हम चलते हैं। तो इससे जो है डेफिनेटली फायदा तो होता ही है। और तुम कहो कि सर चूंकि मैं टेक्नोलॉजी पढ़ चुका हूँ, टेक्नोलॉजी जानता था, इसलिए I deliberately choose to know something new, and I deliberately took this decision to go for this optional based on my little interest at that point of time. तो इस तरीके से बता सकते हो। Any other question? Thank you, sir. Any other question of anybody? So Namita, I think we have done with. Yes, sir. So thank you for today. Saurabh, Thank you, sir. कैसे हो, क्या चल रहा है? बैंगलोर में तो मौसम बहुत ही अच्छा होगा अभी। धारवाड़ पोस्टिंग हुई है सर। कहाँ पे? धारवाड़। धारवाड़। धारवाड़, हुबली धारवाड़ है ना, ट्विन हाँ, सिटीज। धारवाड़ तो धारवाड़ी रॉक होता है ना शायद वहाँ का, रॉक समथिंग लाइक दैट ना। अब सब फेड होने लगा है नॉलेज धीरे धीरे। सही यार, अच्छा जगह होगा, नेचुरल प्लेस होगा, काफी ब्यूटीफुल है ना। बढ़िया है सर। सही है। नमिता, आप कहाँ पे हो आज तक? सर मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ, यहीं पे पोस्टिंग हुई है, CR बिल्डिंग, ITO। ओके, ITO पे। जी ओके, वही जो बड़ी बिल्डिंग है ना जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर्स। जी जी, इनकम टैक्स GST दोनों के ऑफिसेज हैं सर उसमें। बहुत बड़ा बिल्डिंग है ना जो। जी 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 गॉट इट, मैं गया हूँ एक बार। जी ओके ग्रेट, तो आप आगे का कोऑर्डिनेट करो। सो वी आर ठीक है सर। ग्रुप है। ओके, थैंक यू सर। ओके डियर, बाय।